in Indian economic development, we are doing economic reforms since 1991 या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, व्हाट आर द नीड ऑफ प्राइवेटाइजेशन, इट्स मेरिट एंड डीमेरिट्स। Today we will discuss about globalization, and globalization, that is the third component of new economic policy. Let's start with definition. So first of all देखिए globalization होता क्या है। Globalization means integrating the economy of a country. Integrate का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, कंबाइन करना। Means integrate the economy of a country with the economies of the other countries. एक कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको अदर कंट्रीज के साथ क्या करना, इंटीग्रेट करना, जोड़ना। अंडर कंडीशन ऑफ फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल अक्रॉस बॉर्डर। अब एक कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको दूसरी कंट्री के साथ आप इंटीग्रेट करोगे, बट किस कंडीशन के साथ, दैट देयर विल बी अ फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड। ट्रेड मीन्स गुड्स को एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट करना, एंड कैपिटल अक्रॉस बॉर्डर। कैपिटल मीन्स it may be foreign direct investment, it may be foreign institutional investment. It means ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ या नंबर ऑफ कंट्रीज के साथ अगर वो ट्रेड करती है, ठीक है, गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है या कैपिटल इन्वेस्ट करती है, तो उसके ऊपर से जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो भी बाउंडेशंस है उसको रिमूव करना, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। एंड ग्लोबलाइजेशन दैट इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ग्लोबलाइजेशन को हम इस वे में भी समझ सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस। ग्लोबलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है। इंक्रीजिंग द ओपननेस। ओपननेस का मतलब होता है एक कंट्री दूसरी कंट्री से इजीली डील कर पा रही है। इट मींस उनके बीच में कोई भी रुकावट नहीं है, कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है, ठीक है, लाइक लाइसेंसिंग हो गया, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट परमिशन हो गई, इस टाइप से कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना हो। ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड है ड्यू टू मैनी रीजन। सपोज करो जैसे इंडिया है, डिफरेंट टाइप की जो टेक्निक्स है या जो मशीन्स है वो फॉरेन से इंपोर्ट करता है। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि हमारी कंट्री में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इट मीन्स हमारी जो कंट्री है इंडिया जो है वो किसी अदर कंट्री के ऊपर डिपेंड है। लाइक दैट मे भी हो सकता है जो अदर कंट्रीज है वो इंडिया से कुछ गुड्स को इंपोर्ट कर रही है। इट मीन्स जो ग्लोबलाइजेशन है वो इंटरडिपेंडेंस को इंक्रीज करता है। इट मीन्स एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड है ड्यू टू कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। इट मीन्स जो कंट्री जिस प्रोडक्ट को कॉस्ट इफेक्टिव मैनर से बना पाए उस प्रोडक्ट को वो एक्सपोर्ट करेगी, और जिन प्रोडक्ट को वो इजीली प्रोड्यूस नहीं कर सकती उन गुड्स को वो इंपोर्ट करेगी अदर कंट्री से। इट मीन्स जो कंट्रीज है वो आपस में क्या हो जाएंगी, इंटरडिपेंडेंट हो जाएंगी। एंड डीपनिंग द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। और जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है जो उनका आपस में जोड़ है, इट मीन्स एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री के साथ जो कोलैबोरेशन जो हो रहा है उसका, उस चीज को हमने क्या करना है, उसको डीप लेके जाना है, तो दैट इज ग्लोबलाइजेशन। अब इंडिया में जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए कुछ पॉलिसीज को, कुछ स्ट्रेटेजी को ऑप्ट किया गया। पॉलिसी मीन्स मेथड्स, ठीक है, कुछ स्ट्रेटेजीज यूज की गई, कुछ नीतियां यूज की गई। तो कौन कौन सी पॉलिसीज थी वो, पॉलिसी या फिर स्ट्रेटेजी प्रमोटिंग द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। इट मीन्स कंट्री में ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, प्रमोट का मतलब होता है इंक्रीज करना, इनहेंस करना। तो क्या क्या स्ट्रेटेजी यूज की गई उसके लिए। फर्स्ट जो यूज किया गया, इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसकी जो इक्विटी लिमिट है, इक्विटी लिमिट का मतलब होता है ओनरशिप, उसको इंक्रीज कर दिया गया। इट मीन्स जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इट मीन्स जो फॉरेनर है वो इंडिया में आके अपनी मनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसकी जो लिमिट है उसको इंक्रीज कर दिया गया। इनिशियल उस लिमिट को अप टू 40% तक इंक्रीज किया गया। इट मीन्स सपोज करो इंडिया की कोई भी कंपनी है, उसमें अप टू 40% फॉरेन की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, रिमेनिंग जो 60% जो इन्वेस्टमेंट है वो किसकी होगी, इंडियन पर्सन की होगी। बट नाउ दैट इज 51 to 100%। इट मीन्स जब 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को ऑप्ट किया गया था तो उसकी जो लिमिट थी दैट इज 40% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, बट नाउ दैट इज 51 to 100%। अब 51 to 100% का मतलब है एमएनसीज आए इंडिया में और 100% अपनी मनी को इन्वेस्ट करे। इट मीन्स उसमें ओनरशिप भी फॉरेनर की उसकी होगी, फॉरेन जो आपके पर्सन होंगे, मैनेजमेंट भी उन्हीं की होगी और डिसीजंस भी उन्हीं की होगी। लाइक दैट
47 हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेज अप टू 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ। इसी ग्लोबलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए 47 हाई प्रायोरिटी जो इंडस्ट्रीज थी, हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज का मतलब होता है वो इंडस्ट्री जो किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में एक लीड रोल प्ले कर रही है। इट मींस 47 इंडस्ट्रीज में, और जो एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेस थे वहां पे फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है उसको अप टू 100% तक अलाउ कर दिया गया। इट मीन 100 की 100% जो इन्वेस्टमेंट है वो फॉरेन की हो सकती है। इसी चीज को प्रमोट करने के लिए, इट मीन फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो इजिली हो, ठीक है, वो स्मूथली काम करे, इसी के लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है वो इन्फोर्स किया गया। इसमें आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो इसमें क्लियर है। फर्स्ट बेनिफिट इसका ये हुआ, इक्विटी लिमिट इंक्रीज हो गई। सेकंड जो बेनिफिट हुआ, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बात करती है पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज होता क्या है। सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी एट मार्केट प्राइस। अगर सेल एंड परचेज या फिर अगर हम कहें एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी, एक करेंसी को अगर हम किसी अदर करेंसी में कन्वर्ट करते हैं किस रेट पे, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब होता है जहां पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट कर जाए। इट मींस अगर हम मार्केट प्राइस पे एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज। तो इसको अलाउ कर दिया गया। इट मींस रुपीज को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और रुपीज को कन्वर्ट करने का जो पर्पस था, इसलिए वाई, इट मींस हमने रुपीज को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट क्यों करना है, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी। फर्स्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम फॉरेन से गुड्स को इंपोर्ट करते हैं तो वी हैव टू पे, हमें फॉरेन कंट्री को पेमेंट करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें इंडियन रुपीज को उनकी करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लाइक दैट, अगर हम कुछ गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो फॉरेनर पेमेंट करेंगे हमें, लेकिन उनकी जो करेंसी है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी करेंसी में कन्वर्ट होगी। इट मींस इन चीजों के लिए जो करेंसी है उसको कन्वर्ट किया गया। सेकंड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड। इंटरेस्ट का मतलब है अगर कोई इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, सपोज करो इंडियन है, उनका जो पैसा है फॉरेन के किसी बैंक में है डिपॉजिट, या फॉरेनर है उनकी जो मनी है इंडिया के किसी बैंक में डिपॉजिट है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा या फिर हम पे करेंगे। लाइक दैट डिविडेंड, अगर हमने किसी फॉरेन कंपनी के शेयर्स परचेज किए हुए हैं या फॉरेनर ने अगर किसी इंडियन कंपनी के शेयर्स परचेज किए हुए हैं, तो उसपे जो डिविडेंड पे होगा या रिसीव होगा उसके लिए हमें करेंसी को, एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। या फिर रेमिटेंस टू मीट द फैमिली एक्सपेंसेस। रेमिटेंस टू मीट द फैमिली एक्सपेंसेस का मतलब होता है, सपोज करो आप कनाडा में रहते हो और आपकी जो फैमिली है वो इंडिया में है, और आपको कनाडा से जो मनी है वो इंडिया में सपोज करो भेजनी है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वहां की जो करेंसी है उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इट मींस दैट आर द रीजन, इन जरूरतों के लिए हमें जो करेंसी है उसको कन्वर्ट करना पड़ा। नेक्स्ट जो गाइस का इसके लिए जो पॉलिसी ऑप्ट की गई, दैट इज लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। लॉन्ग टर्म जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, लॉन्ग टर्म दैट इज फॉर 5 ईयर पॉलिसी, और इसको हम लिबरल पॉलिसी भी बोलते हैं। लिबरल का मतलब होता है कोई भी ऐसी पॉलिसी जहां पे इजी टर्म्स हो, जिसमें रूल्स रेगुलेशंस बहुत लिमिटेड हो, ठीक है, जिसमें कंडीशंस बहुत ज्यादा ना हो। तो लॉन्ग टर्म जो ट्रेड पॉलिसी है वो बनाई गई, एंड इन दिस पॉलिसी रिमूव ऑल द रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल ऑन फॉरेन ट्रेड। इस पॉलिसी में जो भी फॉरेन ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी, जो भी कंट्रोल थे, उसको रिमूव किया गया। एंड किस चीज को मोटिवेशन दी गई, इनकरेज द ओपन कंपटीशन। इट मींस जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो कंट्रोल थे फॉरेन ट्रेड के ऊपर से, उसको रिमूव कर दिया गया, और जो कंपटीशन था उसको इनहेंस किया गया। इट मींस उसको इनकरेज, उसको मोटिवेट किया गया। एंड मोस्ट गुड्स आर ट्रेड फ्री ऑफ रिस्ट्रिक्शन एक्सेप्ट वन। इट मींस सम, इट मींस कुछ गुड्स को छोड़ के मैक्सिमम सभी गुड्स को एग्जेम्प्ट कर दिया गया। मैक्सिमम गुड्स के ऊपर से जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी, जो भी कंट्रोल थे, उसको रिमूव कर दिया गया, सिर्फ कुछ गुड्स को छोड़ के। नेक्स्ट जो पॉलिसी यूज की गई, रिडक्शन इन टैरिफ। टैरिफ का मतलब होता है टैक्सेस। जैसे कि हमें पता है जब इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी को ऑप्ट किया गया था, तो डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज थी उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए मेनली 2 टूल्स को यूज किया गया था। एक था टैरिफ, दूसरा कोटा। टैरिफ का मतलब होता है टैक्सेस। तो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन जो टैरिफ है उसको रिमूव कर दिया गया।
टू इनकरेज कंपटीशन टैरिफ बैरियर्स हैव बीन विथड्रॉन। मैक्सिमम गुड्स पे से जो टैक्स था या तो रिमूव कर दिया गया था या उसकी जो रेट है उसको बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया गया था ताकि इजिली गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, इंपोर्ट पे से जो टैक्सेस थे उसको रिमूव कर दिया गया था, उसकी लिमिट को काफी हद तक डिक्रीज कर दिया गया था। नेक्स्ट जो पॉलिसी यूज की गई, विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कोटा। इट मीन्स हम कितनी गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, क्वांटिटी से रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको भी रिमूव किया गया। इंडिया ने कमिटमेंट की थी WTO के साथ। ठीक है, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी तो 2001 तक कोटा से रिलेटेड जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी मैक्सिमम सभी गुड्स पे से उस रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया था ड्यू टू एग्रीमेंट विद WTO। WTO मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 5 जो स्ट्रेटजी है वो यूज की गई फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन। दैट्स ऑल अबाउट ग्लोबलाइजेशन। एज वी ऑल नो, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में मेनली आपके 3 कंपोनेंट्स थे। फर्स्ट था आपका लिबरलाइजेशन, सेकंड प्राइवेटाइजेशन एंड थर्ड वन दैट इज लेट्स हैव अ लुक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स एंड सेकंड बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। इट मींस इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स मेनली रेफर्स टू द बैरियर्स। बैरियर्स का मतलब होता है ऑब्स्टेकल्स ऑन इंपोर्ट थ्रू हाई इंपोर्ट ड्यूटी। इट मींस इंपोर्ट को रिड्यूस करने के लिए या इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए अगर हैवी टैक्सेस लगा दिए जाएं तो दैट इज नोन एज टैरिफ बैरियर्स। एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स इट रेफर्स टू द कोटा बैरियर्स। इट मींस दैट इज रिलेटेड टू क्वांटिटी। देखिए, टैरिफ का मतलब होता है हाई टैक्सेस लगा दिए गए ताकि इंपोर्ट रिड्यूस हो जाए, या फिर इंपोर्ट को रिड्यूस करने के लिए अगर एक क्वांटिटी फिक्स कर दी जाए। इट मींस इफ यू वांट टू इंपोर्ट द गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री तो उसकी क्वांटिटी मैक्सिमम एक जो क्वांटिटी है वो डिसाइड हो गई, इससे ज्यादा गुड्स को हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो इन दो 2 टूल्स को यूज किया गया था जब इनवर्ड लुकिंग ट्रेड जो पॉलिसी है उसको ऑप्ट किया गया था ताकि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको फॉरेन प्रोडक्ट के साथ कंपटीशन ना करना पड़े। टैरिफ मींस टैक्सेस से रिलेटेड जो रुकावटें थी, जो बैरियर्स थी, एंड नॉन टैरिफ का मतलब होता है क्वांटिटी से रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शंस थी, दैट इज नोन एज नॉन टैरिफ बैरियर्स। नाउ मूव टू द सेकंड डिफरेंस, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट एंड मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। देखिए, बायलैटरल का मतलब होता है कोई भी ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ वन कंट्री विद द अदर। इट मींस एक कंट्री का किसी अदर कंट्री के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट होगा, इट मे बी इंपोर्ट से रिलेटेड, एक्सपोर्ट से रिलेटेड, तो दैट एग्रीमेंट इज नोन एज द बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। एंड मल्टीलैटरल, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इट रेफर्स टू ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ वन कंट्री विद मैनी कंट्रीज। यहाँ पे एक कंट्री का किसी अदर कंट्री के साथ ट्रेड था। इट मींस यहाँ पे जो ट्रेड था वो 2 कंट्रीज के बीच में था, बट यहाँ पे जो वन कंट्री है वो एग्रीमेंट किसके साथ कर रही है, मैनी कंट्रीज के साथ, नंबर ऑफ कंट्रीज के साथ वो एग्रीमेंट कर रही है। सेकेंड डिफरेंस, ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन 2 कंट्रीज लाइक इंडिया एंड इंग्लैंड। इट मींस इंडिया और इंग्लैंड के बीच में कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट हुआ किसी गुड्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट को लेके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। एंड ट्रेड एग्रीमेंट अमंग मेनी कंट्रीज लाइक इंडिया, इंग्लैंड, यूएसए, इटली, मोर देन 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं। मल्टी का मतलब होता है मोर देन 2। ठीक है, इट मे बी 3, इट मे बी 4, इट मे बी 7, 8। तो मल्टीलैटरल का मतलब होता है वो ट्रेड एग्रीमेंट जहां पे नंबर ऑफ जो कंट्रीज हैं वो इंक्लूड। दैट्स ऑल अबाउट दीज डिफरेंसेस। In the next video, we will discuss about merit and demerit of LPG policy. Till then, keep watching the video, clear your doubts. Thank you, dear students.